Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम को देखते हुए ये नई टेस्ट सीरीज चलाई है सभी सब्जेक्टों की। बाकी प्लेलिस्ट पहले भी बना रखी थी, तो आप बाद वाली प्लेलिस्टों पर भी जा सकते हो अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं। बाकी अभी हिंदी की, शिक्षण विधियों की, 11th 12th RBSC साइकोलॉजी की 4 प्लेलिस्ट है, उसकी अलग से है। फिर एक और साइकोलॉजी की फिर से अलग से है, शिक्षण विधियों की फिर से अलग से है, संस्कृत की अलग से है साथियों, हिंदी की अलग से है। तो ये सभी टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दी है। विज्ञप्ति जैसे ही आती है आपके रोजाना 5 टेस्ट एक दिन में आ जाएंगे, रोजाना अलग अलग सब्जेक्टों के। एग्ज़ाम 25 अप्रैल को है साथियों। अगर आप 115 दिन आपके पास बचे हैं, इन्हें 115 दिन में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मुझसे जुड़कर जरूर रहे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार्य। तो साथियों, उस विकल्प का चयन करना है जिसके सभी शब्द आपको तत्सम लगते हैं। तो राइट आंसर बताइए, आराम से देखिए विकल्पों को। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथियों। बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का क्या रहेगा साथियों। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर रहेगा पहला विकल्प। देखिए, पहले विकल्प में शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि ये सभी शब्द तत्सम हैं। बाकी जैसे अग्नि का आग, ज्येष्ठ का जेठ, पवन का पौन, शर्करा का शक्कर, ऐसे हो जाता है साथियों। तो बाकी के विकल्पों में सभी शब्द तत्सम नहीं है, केवल प्रथम विकल्प में ही सभी शब्द तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं होना चाहिए। कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो मित्रों, हम बात करें चौथे विकल्प की तो कु प्लस चाल, ये इसका विग्रह होगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो कु प्लस कर्म इसका विग्रह होगा। कुरूप की अगर बात करें तो कु प्लस रूप इसका विग्रह होगा। लेकिन कुशल का कु प्लस शल नहीं होगा, बल्कि कुशल में कुश मूल शब्द है। कुश मूल शब्द इसमें ल जुड़ा हुआ है, तो इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और आपसे यही पूछा था, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों, प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। इन प्रत्यय, ये छोटा वाला इन लिखा हुआ है, ये प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है? तो चिन्ह में तो इन है नहीं, ये चिन्ह में तो होगा नहीं, गलत। मीन में भी नहीं है साथियों, कठिन में भी नहीं है, बल्कि पुजारिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, जब हम पुजारी लिखते हैं तो पुजारी ऐसा लिखाई में आता है प्लस इन, ऐसा प्रत्यय जब लिखेंगे साथियों तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की बन जाएगी और शब्द बन जाता है पुजारिन। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 3 में। प्रश्न नंबर 4 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शेषव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो मित्रों, लकड़ी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लोहा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मतलब ये शब्द अपने संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन जो शेषव शब्द है साथियों, वो कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बल्कि वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? भाववाचक। क्योंकि इसमें देखो, इसको अगर हम तोड़े तो शब्द बनेगा शिशु प्लस अ बराबर क्या शब्द बन जाता है? शेषव। शिशु एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिसमें अ प्रत्यय लगने पर शेषव शब्द बनता है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा शब्द में चला जाता है। तो साथियों, प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 4 में। प्रश्न नंबर 5 है। 5वें प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर करना है। 20 में से पूरे 20 ही क्वेश्चन सही होना चाहिए। टारगेट ये रखो, यूँ मत सोचो कि 2-4 क्वेश्चन गलत कर दे, क्योंकि ज़्यादा टारगेट रखोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो साथियों आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। शेर को सामने देखकर फिर यहाँ रिक्त स्थान
यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा होता है क्या कि शेर आपके सामने आए और आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे? नहीं। मैं आग बबूला उठा, तो शेर को सामने देखकर आप आग बबूला थोड़ी होंगे, आप तो डरेंगे, क्योंकि आग बबूला मतलब क्रोध आना हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब अत्यंत उपद्रव कर दोगे क्या आप? ये भी नहीं करोगे। मेरे प्राण सूख गए, मतलब आप बहुत ज़्यादा डर गए। तो साथियों, ये सही बैठ रहा है कि शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। अपन वहाँ क्या सोचते हैं, शेर अगर अचानक से अपने सामने आ जाए तो आप वहाँ से तुरंत निकलना चाहोगे, आपके प्राण सूख गए, मतलब आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 5 में। प्रश्न नंबर 6 है, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, सिर पे नहीं लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था सिर। सिर फिर जाना का अभिप्राय है, ये सिर पे मत पढ़ना, आपको पढ़ना है सिर, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप समझ सकते हो। रोजाना टाइपिंग क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ, एक दो कुछ मेरे सहयोगी है वो उनसे भी करवा लेता हूँ, तो हो सकता है वापस एक बार पढ़ते भी है, लेकिन आप समझ सकते हो साथियों। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना और पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना का मतलब कोई चक्कर आना नहीं होता है, कोई सर दर्द होना भी नहीं होता है, पीछे मुड़ के देखने लगना भी नहीं होता है, बल्कि होता है अहंकारी हो जाना। मित्रों, अहंकारी, बहुत से लोग कहते हैं ना उसका तो सिर फिर गया, मतलब वो क्या हो गया, अहंकारी हो गया। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 6 में। प्रश्न नंबर 7 है, किस समूह के सभी क्षेत्र चंद्रमा के पर्यायवाची है? जो ये 4 विकल्प है इनमें से वो विकल्प बताइए जिसके सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है। पहला है शशि, इंदु, रजनीपति। दूसरा है निशाकर, शशांक, नवनीत। तीसरा है शपाकर, मलय, निशानाथ। और चौथा है आफताब, राकेश और ग्रहण। तो मित्रों बताइए कौन से विकल्प में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? मित्रों, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प गलत है, पहला विकल्प सही है, शशि, इंदु, रजनीपति। ये तीनों ही शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है, अतः यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा। मित्रों, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा? प्रश्न नंबर 6, सॉरी 6 क्या, प्रश्न नंबर 8। तो चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलर चेंज किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति और पदोन्नत का पदाउन्नत। तो देखिए पदोन्नत, पद उन्नत और पदाउन्नत, पद में कमी, ये तो विलोम है। बहिरंग अतरंग ये भी विलोम है। प्रवृत्ति निवृत्ति ये भी विलोम है, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं होता है साथियों। क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं होता है। और आपसे नहीं पूछा था कि विलोम नहीं है, तो साथियों तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। संतोष का विलोम शब्द है। इसमें आपको शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ग्रामर ही ग्रामर है, शिक्षण विधियों के भी आपको 5-6 प्रश्न मिलेंगे साथियों। संतोष का विलोम शब्द बताना है। असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो साथियों अगर शब्द होता संतोषी तो वहाँ आपका रहता असंतोषी, लेकिन शब्द है संतोष तो आपका रहेगा असंतोष। अगर शब्द रहता संतुष्ट तो फिर रहता असंतुष्ट। ठीक है, इस प्रकार यहाँ साथियों तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी। पंचानन 5 है जिसके आनन अर्थात शिव। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। तो साथियों बताइए कौन सा समास विग्रह इसमें सही नहीं हो रहा है? देखिए दाल रोटी, दाल और रोटी होगा, द्वंद्व समास इसमें है। पंचानन 5 है जिसके आनंद शिव, बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल शुद्ध है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, ये भी बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कर्मधारय समास है। लेकिन साथियों पुस्तकालय, पुस्तक और आलय नहीं होगा, पुस्तक के लिए आलय रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है, इसमें के लिए आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है? और इसमें द्वंद्व बता रखा है, लेकिन यहाँ पर है तत्पुरुष। कौन सा है इसमें? तत्पुरुष के हिसाब से इसका विग्रह होना चाहिए था।
तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न है, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये जो मधुर एक जो विशेषण शब्द है, इसमें आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे कि ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। त्व, ता, तम और पन। तो एक बार लगा के देख लेते हैं। मधुर में अगर त्व लगाया तो मधुरत्व, तो ये खुद एक विशेषण है मधुरत्व। मधुर में ता लगाएंगे, मधुर प्लस ता शब्द बनेगा आपके मधुरता, मतलब ये भाववाचक संज्ञा है साथियों। मधुरतम, मधुरपन, ये तो खुद विशेषण शब्द है, इसमें सिर्फ ता प्रत्यय ही लगेगा, जिससे मधुर शब्द जो विशेषण है वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 11 में। प्रश्न नंबर 12, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार है और मेरे घर की छत टपकती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है। वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों से कार्य करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ दूसरों से कार्य कौन करवा रहा है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, मतलब अगर यूँ होता काट चुका है तो वो प्रेरणार्थक नहीं, लेकिन कटवा चुका है मतलब यहाँ क्रिया दूसरों से के द्वारा करवाई गई है। तो दूसरा विकल्प आपका प्रेरणार्थक क्रिया में चला जाएगा। मित्रों दूसरा ही विकल्प सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, कौन मिश्र वाक्य है। मतलब किस विकल्प में मिश्र वाक्य आपको दिखाई दे रहा है। वही विकल्प आप यहाँ देखिएगा जिसमें आपको लगता है कि यार ये मिश्र वाक्य है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है, और वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो साथियों प्रथम विकल्प से ही देखेंगे। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, जिद्दी है और वह ज्ञानी है, ये दो अलग अलग वाक्य है जिनसे ये किंतु शब्द जोड़ रहे हैं। तो ये एक मिश्र वाक्य न होकर ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सीता पढ़ रही है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य का उदाहरण है। लेकिन वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो जो जिसने से अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो वो हमेशा मिश्र वाक्य ही होता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 13 में। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, कौन अर्थ सही नहीं है। छठी का दूध याद आना मतलब बचपन का लाड़ प्यार याद आना। आस्तीन का सांप होना मतलब समीप का विश्वासघाती होना। त्रिशंकु होना मतलब कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना। खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया ममता न रह जाना। तो मित्रों जिसका अर्थ आपको सही नहीं लग रहा है वो बताना है। तो शुरू चौथे से करेंगे। खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता ना रह जाना, मतलब बिल्कुल ये सही बात है, ये तो सही है। आपको क्या देखना है, सही नहीं है। त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, ये भी सही है। आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना। आप कई बार कहते हो ना आस्तीन का सांप निकला यार तू तो मतलब आप जिस पर विश्वास करते हो वही विश्वासघात करे। और छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, ये तो गलत लग रहा है बिल्कुल साफ साफ। छठी का दूध याद आने से बचपन का लाड़ प्यार थोड़ी याद आता है। तो साथियों ये तो सजा देने वाली बात है, छठी का दूध याद आना। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, रंग में भंग होना का अभिप्राय है। रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना और रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो इसमें साफ साफ आपको लग गया होगा, रंग में भंग होना कहते हो ना आप, उल्लास में विघ्न पड़ना मतलब खुशी के माहौल में कोई गम वाली बात हो जाना। तीसरा विकल्प सही है 15 में। अब 5 जो प्रश्न है वो शिक्षण से संबंधित है साथियों। आप जरूर कमेंट करके जाना कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है, कक्षा में शिक्षक द्वारा श्रुति लेख परीक्षण निम्न में से किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। मतलब कक्षा में जो शिक्षक है वो श्रुत लेख परीक्षण करवा रहा है। श्रुत लेख मतलब अध्यापक बोल रहा है और छात्र सुनने के साथ में लिख भी रहे हैं, तो उससे कौन से भाषाई कौशल का मूल्यांकन होगा। श्रवण, पठन, लेखन और श्रवण तथा लेखन। तो मित्रों यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है
कि अध्यापक बोल रहा है तो छात्र सुन भी रहे हैं, छात्र सुनने के साथ में लिख भी रहे हैं, तो मतलब एक साथ दो कौशलों का विकास हो रहा है, दो कौशलों का मूल्यांकन हो रहा है, श्रवण और लेखन। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 16 में। प्रश्न नंबर 17 है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना है आपको, तो क्या क्या चीज देखोगे? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी चीजें आप मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय देखोगे, क्योंकि शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, उचित गति भी होनी चाहिए, व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 17 में। क्लियर है ये भी सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। व्याख्या, तुलना प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो मित्रों जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली, तो व्याख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि छोटे बच्चों के सामने व्याख्या करोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। तुलना भी उनके सामने नहीं कर पाओगे। व्यास भी उच्च स्तर पर उपयोगी है, लेकिन जो गीत और अभिनय प्रणाली है उनमें छोटे बच्चों की रुचि रहती है, और ये प्रणाली जब आप अपनाते हो तो बच्चे अच्छी तरह से कविता शिक्षण सीख जाते हैं। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 18 में। मित्रों सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 19, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। ठीक है, वीडियो को आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ये 2-3 काम आप अगर चाहो तो कर सकते हो, 1 मिनट का भी टाइम आपको नहीं लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है साथियों, दबाव किसी पे नहीं है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली है व्याख्या, तुलना, गीत और खेल। तो साथियों प्रयुक्त की जगह उपयुक्त शब्द होना चाहिए था कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त मतलब सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है। व्याख्या नहीं होगी सबसे अच्छी, तुलना नहीं होगी, दो चीज़ें हैं गीत और खेल। जब दोनों एक साथ दे दी जाए तो आप खेल करोगे, जैसे नीर तीर जैसे शब्दों का प्रयोग करके, नीर तीर जो खेल हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को आसानी से आप श्रवण कौशल विकसित कर सकते हो बच्चों के अंदर। बाकी अगर खेल नहीं है तो आपका गीत वाला आंसर भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ खेल ही आरबीएससी ने मान रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, गद्य शिक्षण का प्रथम चरण है अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन। तो मित्रों अनुकरण तो आदर्श के बाद किया जाता है, व्यक्तिगत भी बाद में, मौन भी बाद में। सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है, जो कौन करता है साथियों? अध्यापक करता है। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है। मैंने कोशिश की है कि एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझाऊं। आप जरूर कमेंट करें कि क्या मैंने अपनी कोशिश में कोई कमी रखी है, अगर हाँ तो जरूर बता कर जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो जल्द ही आ रहा है, एनसीईआरटी 12th साइकोलॉजी का, कल 11th का आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।